हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यहाँ तक हम करवा चुके हैं। ये हमारी इसके पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आज हम बात करें मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाओं के समझ आने वाली समस्याएं। वैसे तो बहुत छोटा ही है ये, पर इसी के बाद हम लेसन दूसरा देखेंगे। इसके बाद का लेसन 9 नंबर लेसन देखेंगे। 9 नंबर पाठ को हम पढ़ेंगे। अभी आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। मातृ और शिशु के समझ आने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं। कुपोषण है, संक्रमण है। यहाँ कुपोषण के बारे में बताया गया है। कुपोषण किसे कहते हैं, कुपोषण होता क्या है, कुपोषण के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ दूसरे नंबर पर संक्रमण है। ये आप जानते रहिए, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है कि मातृ और शिशु के सामने आने वाली समस्याएं कौन सी होती हैं। कुपोषण होता है, संक्रमण होता है, और तीसरे नंबर पे संक्रमण का खतरा होने का ज़्यादा भय रहता है, क्योंकि जो गर्भपात और सारी स्थिति गर्भावस्था की स्थिति में और गर्भ होने के बाद शिशु के जन्म के बाद भी समस्याएं देखी जाती है, और यही मृत्यु दर का कारण होता है। थोड़ा सा इसको हम रीड करेंगे, संक्रमण वाला पार्ट। गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं के समझ आने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या संक्रमण भी है। संक्रमण के कारण गर्भस्थ शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भ्रूण की बुद्धि तथा विकास का रुक जाना, जन्म के समय कम वजन का होना, गर्भपात हो जाना, प्रसूति ज्वर हो जाना आदि लक्षण गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री के संक्रामक रोगों से पीड़ित करने से उत्पन्न होते हैं। संक्रामक रोगों से पीड़ित करने से उत्पन्न होते हैं। गर्भावस्था में माता तथा गर्भस्थ शिशु शीघ्र ही संक्रमण के शिकार हो जाते हैं। संक्रमण के कारण भी शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। संक्रमण के कारण शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। गर्भावस्था में उचित टीकाकरण न होने से तथा स्वच्छता न रखने से भी माताएं संक्रमण की शिकार हो जाती हैं। तो ये था हमारा जो कुपोषण, जो समझ माता और शिशु के समक्ष जो आने वाली समस्याएं थी, ये 2 कारण थे, कुपोषण, दूसरा संक्रमण। तीसरे नंबर पे थोड़ा सा हम बात करते हैं। वैसे ये हमारा लेसन समाप्त हो गया। हम 9 लेसन पे बात करेंगे। यहाँ पे इतना देखने के बाद हम 9 लेसन पे बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो 8 नंबर की 8 लेसन की जो मैटर था, 8 लेसन हम समाप्त कर चुके हैं। हमारा 8वां पाठ हमारा समाप्त हो चुका है, और हम 9वें पाठ की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज ही से शुरू कर देंगे। इसी वीडियो में हमारा 9वां चलेगा। 9 पाठ का मैटर इसी में रीड कराएंगे। तो ये देखिए, एक कारण और भी है जो माता और शिशु के समक्ष आने वाली समस्याएं ही। एक और है अनियंत्रित उर्वरण व गर्भावस्था। यहाँ पे जो अनियंत्रित का मतलब जो एक से अधिक बार गर्भ धारण करती हैं महिलाएं, ये भी एक समस्या होता है। जैसे अनियंत्रित उर्वरण के कारण भी माता पिता के स्वास्थ्य का स्तर गिर जाता है। माता के कई बार गर्भ धारण करने से माताएं काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, तथा माता एवं शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है। जब माताएं बार बार गर्भ धारण करती हैं तो वो स्थिति भी गंभीर होती है, माता की कमज़ोर हो जाती है माँ, और बच्चे भी मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों की जो गर्भ में बच्चा होता है, वो कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार स्वस्थ ही रहे। ज़्यादातर होता है गर्भ में आता है, उसके बाद मृत्यु होने की चांस बढ़ जाते हैं, कहने का मतलब। तो ये प्रैक्टिस सेट PYQ प्रैक्टिस सेट हम सारा करवा दिए हैं। इसका भी PYQ आप जाके देख लीजिएगा हमारे चैनल पे। अब हम बात करेंगे 9 लेसन की बात करेंगे। प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं। ये हमारा 4 मिनट हम पिछले वाले लेसन के मैटर को दिखा दिए आपको, और आज हम यहीं से रीड करेंगे। हमारा यही टॉपिक रहेगा। प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं। प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं हैं। ये योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है। यहाँ पे एक ही बात कही है, प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं किसके लिए चलाई गई है? मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए। ये देखिए यहाँ पे मातृ एवं शिशु कल्याण, या मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं? प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं। कौन सी सेवाएं चलाई गई हैं? तो ये ऑप्शन में रह सकता है, और नहीं ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, या इसको प्रश्न बना देगा, इसको आंसर बना देगा। ऐसे मातृ एवं शिशु कल्याण, वयस्क एवं शिशु कल्याण, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। तो आप इसको जानते रहिए। के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं हैं। ये योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है। सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई है। कल्याणकारी योजनाओं को सरकार
के अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा भी चलाई जाती है। इन योजनाओं के द्वारा माता एवं शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाकर उनके स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ से भी, इस लेसन से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आप हम रीड कर रहे हैं और आप इसको ऐसे ही जैसे जैसे रीड कर रहे हैं, जैसे ये वीडियो आपके पास जाएगी उसी तरह आप इसको पढ़िएगा, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब यहाँ से बात करेंगे, जन स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के अंतर्गत प्रसूति तथा बालक का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका महत्व निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है। प्रसूति एवं बालक का स्वास्थ्य निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है। कौन कौन से हैं? माता तथा बालक हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग होते हैं। हमारे देश में 22% जनसंख्या जनन योग्य महिलाओं की है। 22% जनसंख्या जनन योग्य महिला, मतलब जो बच्चे पैदा करने की योग्यता होती है, जिसमें जनन योग्य महिलाओं की है। 0 से 15 वर्ष की आयु के बालक संपूर्ण जनसंख्या का 42% भाग बनाते हैं, जबकि 5 वर्ष से कम की आयु के बालक संपूर्ण जनसंख्या का 17% है। 5 वर्ष से कम आयु वर्ष के बालक संपूर्ण जनसंख्या, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जनन तो 22% कर रही हैं, योग हैं, और 0 से 15 वर्ष की आयु के बालक संपूर्ण जनसंख्या का 42% भाग बनाते हैं, जबकि 5 वर्ष से कम की आयु के बालक संपूर्ण जनसंख्या का 17% है। उसके बाद नंबर 2 जो है, माताएं एवं बालक 0 से 5 हमारी जनसंख्या का ऐसा भाग है जो विभिन्न रोगों का शिकार आसानी से बन जाते हैं। यहाँ जो 0 से 5 है हमारी जनसंख्या का ऐसा भाग है जो, मतलब इतनी जनसंख्या जो है, ये जो विभिन्न रोग होते हैं विभिन्न तरह के, उसके शिकार हो जाते हैं। माताएं एवं बालक दोनों शिकार भी होते हैं। उसके बाद आसानी से शिकार बन जाते हैं। तीसरे नंबर पे, शिशुओं और माताओं में उच्च मृत्यु दर इस ओर इंगित करती है कि प्रसूति तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाए और उनको और अधिक उत्तम बनाया जाए। अब यह अनुभव किया जाने लगा कि परिवार नियोजन के प्रोग्राम की सफलता हेतु प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं की ओर अधिक ध्यान देना होगा। इसलिए प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। किसके अंतर्गत? प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाना है। इसीलिए प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के परिवार कल्याण के अंतर्गत अधिक निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। कौन कौन से? जन्म पूर्व संरक्षण, ये इतनी बातों का ध्यान दिया जा रहा है। ये तीसरे नंबर में आ रहा है। तीसरे नंबर के अंतर्गत ये इतनी बातों का ध्यान दिया रहा है। जन्म पूर्व संरक्षण, शिशु और माताओं में उच्च मृत्यु दर की स्थिति में जन्म पूर्व संरक्षण किया जा रहा है। प्रसवकालीन संरक्षण किया जा रहा है, प्रसव के टाइम पर, जन्म के टाइम पर, जन्म के पूर्व मतलब जन्म होने से पहले तो प्रसवकालीन संरक्षण, प्रसवोत्तर प्रसव होने के बाद, बच्चे के जन्म लेने के बाद। उसके बाद ये चौथे नंबर पे 0 से 5 वर्ष के बालकों के लिए क्लिनिक खोलना। 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए क्लिनिक खोलना, मतलब उनको सेवा देने के लिए। 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए जन्म लेते हैं और 5 वर्ष के होते हैं, उनके लिए क्लिनिक खोलना। मतलब ये किसका है? ये किसके लिए? शिशु और माता के लिए ये सुविधा दी जाती है। इतना शिशु और माता में उच्च मृत्यु दर को कम करने के लिए इस स्वास्थ्य परिवार कल्याण के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के अंतर्गत ये कौन कर रहा है? प्रसूति एवं बाल कल्याण स्वास्थ्य, प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के अंतर्गत ये सुविधाएं दी जा रही हैं। उसके बाद एक नंबर और है यहाँ पे, 5वां भी नंबर है, इसकी भी बात कर लेते हैं। नीचे 5वां भी है, इस पर भी बात कर लेते हैं। 5 है।
5वें में क्या है, परिवार कल्याण सेवाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों के अंतर्गत ही आती हैं। प्राइमरी हेल्थ सर्विस, प्राइमरी हेल्थ सर्विस ये परिवार कल्याण सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। परिवार कल्याण सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों के अंतर्गत ही आते हैं, परंतु शहरी क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाएं इन कार्यों की देखभाल करती हैं। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाएं इन कार्यों की देखभाल करती हैं। तो ये था हमारा प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अभी तक हम लोग बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के उद्देश्य की बात करेंगे, क्या उद्देश्य है। प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें तो जन्म पूर्व संरक्षण, जो अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना या निम्नलिखित बातों का उद्देश्य दिया गया है। तो यहाँ पे जन्म पूर्व संरक्षण मतलब जन्म से पहले, बच्चों के जन्म लेने से पहले जो संरक्षण किया जाता है, देखभाल, इसके अंतर्गत थोड़ा बात करेंगे। अच्छा होता है कि गर्भावस्था के प्रारंभिक दिनों में स्त्री के रक्त का परीक्षण एवं TS ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर के लिए कर लिया जाए। RH फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि RH फैक्टर जो है ये माता पिता में क्या दिखाता है, जांच के दौरान ही पता चलता है कि माता और पिता RH निगेटिव है या RH पॉजिटिव है। अगर जो माता अगर RH निगेटिव है और पिता RH पॉजिटिव है, RH फैक्टर जो होता है यही बताता है कि माता निगेटिव है या पिता पॉजिटिव है। दोनों का निगेटिव और पॉजिटिव होना ये अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जांच होना चाहिए RH फैक्टर का। RH फैक्टर की समस्या अगर होती है तो वहाँ पे बच्चे माँ के गर्भ में भ्रूण के रूप से ही, भ्रूण बनने के बाद ही विकसित नहीं होते हैं। ब्लड बनता ही नहीं है। जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, हीमोग्लोबिन बन ही नहीं पाता है। तो वहीं पे बच्चों में बहुत सारी समस्याएं देखी जाती है और उन बच्चों का ना कोई पोषण मिलता है, ना कोई देखभाल होती है उनकी, हो पाती है गर्भ में। कोई RH फैक्टर की वजह से कोई समस्या, बहुत बड़ी समस्या आ जाती, कोई समाधान हो ही नहीं पाता। इसका इंजेक्शन होता है तो इसी से सुधार होता है। एक दिन हम RH फैक्टर के बारे में देखेंगे। RH फैक्टर की बोर्ड पे एक क्लास लेंगे हम RH फैक्टर के लिए। RH फैक्टर के बारे में जो मैटर है, RH फैक्टर है क्या, एक दिन इसकी क्लास देखेंगे। वास्तव में स्वस्थ शिशु एवं स्वस्थ माता प्रसूति तथा बालक स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके लिए गर्भधारण के तत्काल पश्चात से ही महिला को चिकित्सक की देखरेख में रहना चाहिए, ताकि जहां महिला का स्वास्थ्य बना रहे वहां गर्भस्थ शिशु का विकास उचित प्रकार से होता रहे। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तो प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 मास में प्रसूति एवं बालक स्वास्थ्य केंद्र में प्रति माह परीक्षण हेतु जाना चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे कहीं भी आपको मिलेगा तो प्रथम 7 मास में प्रसूति एवं बालक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूति प्रति माह परीक्षण हेतु जाना चाहिए। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो गर्भवती माताओं को स्वास्थ्य केंद्र में जो परीक्षण करवाना चाहिए, प्रति माह करवाना चाहिए कि 2 माह पे करवाना चाहिए कि 4 माह पे करवाना चाहिए, ऐसे ऑप्शन दे देता है। तो यहाँ पे ये देखिए, यही सबसे क्वेश्चन उठता है, प्रति माह परीक्षण हेतु जाना चाहिए। आप देख लीजिए, प्रति माह परीक्षण हेतु जाना चाहिए। ये एक क्वेश्चन बनता है, प्रति माह परीक्षण हेतु जाना चाहिए, तीसरे महीने परीक्षण हेतु जाना चाहिए, दूसरे में 2 महीने पे परीक्षण हेतु जाना चाहिए, ऐसे ऑप्शन बनता है। जब कोई रीड किए रहेगा, इन चीज़ों को पढ़े रहेगा तो वो क्वेश्चन को तुरंत पकड़ लेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिमाह परीक्षण हेतु जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बना हुआ यहाँ से। और ऐसे ही क्वेश्चन जब बन जाते हैं तो हमें लगते नए हैं,
हम लोग नहीं पढ़े रहते हैं डिटेल में, लगता है नया क्वेश्चन पूछा गया कोई। तो ये आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे ही जैसे मैं रीड करा रही हूँ, आप बहुत लंबी वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, 25 मिनट का, 30 मिनट का बस, इससे लंबा नहीं होता। कोई कोई तो 20 ही मिनट का होता है, 15 मिनट का होता है। तो आप इसको 10 मिनट 15 मिनट समय निकाल कर देख लेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ इस फिर जाना चाहिए। इसके पश्चात 8वें या 9वें मास में 2 बार, इसके बाद सप्ताह में 1 बार परीक्षण करवाना आवश्यक है। 8वें 9वें महीने मास में 2 बार, मतलब 8वां और 9वां महीना जब लग जाए तो महीने में 2 बार परीक्षण करवाना चाहिए। ये भी ये क्वेश्चन तो पूछा गया है, ये क्वेश्चन में बना हुआ है। पर यह भी बन सकता है कि लास्ट के 8वें 9वें महीने में प्रति मास कितने बार परीक्षण होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 बार परीक्षण होना चाहिए। देखिए 2 बार 8वें और 9वें माह में, मास मीन्स महीना होता है, 2 बार परीक्षण होना चाहिए। इसके बाद सप्ताह में 1 बार परीक्षण कराना आवश्यक है। ये देखिए इतनी इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे हैं। जब ये पूछा गया तो ये भी सप्ताह में कितनी बार, वो 8वें 9वें माह में 2 बार करवाना चाहिए, मतलब 8वें महीने में 2 बार, 9वें महीने में 2 बार, मतलब एक महीने में 2 बार परीक्षण करवाना चाहिए। उसके बाद इसके बाद सप्ताह में 1 बार, जब 9वां महीना भी बीतने वाला हो जाए उसके बाद सप्ताह में हर सप्ताह परीक्षण करवाना चाहिए, करना आवश्यक होता है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे शिशु जन्मोत्तर के लिए प्रमुख उद्देश्य। शिशु जन्मोत्तर के लिए प्रमुख उद्देश्य क्या है? जन्म से पूर्व संरक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार हैं। नंबर 1, माँ बनने हेतु महिला को मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार करना। ये शिशु जन्मोत्तर के लिए प्रमुख उद्देश्य है, मतलब शिशु का जन्म होने के पहले जो उद्देश्य हैं ये उद्देश्य होने चाहिए। जन्म से पूर्व संरक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार हैं। जो माताएं हैं वो बच्चों को जन्म देने से पहले उनके संरक्षण के लिए मुख्य उद्देश्य बताया गया है। सॉरी, मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित बताए गए हैं। कौन कौन से? माँ बनने हेतु महिला को मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार करना, पति पत्नी दोनों को परिवार कल्याण प्रोग्राम व सेवाओं के बारे में जानकारी देना। तीसरे नंबर पर गर्भावस्था में मादक पदार्थों के सेवन से उत्पन्न होने वाली हानियों तथा व्यक्तिगत स्वच्छता के लाभ, पोषण के महत्व आदि के विषय में पति पत्नी दोनों को पूर्ण जानकारी प्रदान करना। मतलब वो उनको पूरी जानकारी होना चाहिए कि जो हमारे मादक पदार्थ वो हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे, बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे, उनका प्रभाव क्या होता है। तो ये सब जानकारी माता पिता को होना चाहिए। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखना। जो गर्भवती स्त्री होती है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना, स्वास्थ्य उसका उत्तम हो। उसके बाद 5वें नंबर पे गर्भावस्था में होने वाले संभावित उपद्रवों हेतु परीक्षण करना, ताकि समय पर ही उनसे बचा जा सके। गर्भावस्था में होने वाले संभावित उपद्रवों, जैसे उपद्रवों हेतु, जैसे गर्भवती माता के साथ जो उपद्रव, जैसे कोई भी अगर उपद्रव जैसे पदार्थ उसको समझ में आ रहा है तो उन सब का परीक्षण करवाना चाहिए। या जो गर्भावस्था में होने वाले संभावित उपद्रव, जो माता के साथ जो सब समस्याएं देखी जाती हैं, उपद्रव जो द्रव पदार्थ दिखाई दें, समझ में आए, उस पर आप जांच करवाना, उसका परीक्षण कराना, ताकि समय पर ही उनसे बचा जा सके, सुधार किया जा सके। छठा नंबर, जिन महिलाओं में अवरुद्धता की आशंका हो उन्हें विशेषज्ञों के परामर्श हेतु अस्पताल भेजने की व्यवस्था करना। अवरुद्धता मतलब जिन महिलाओं में जैसे मासिक धर्म सही नहीं आ रहा है और भी दर्द हो रहा है, गांठें बनी हुई हैं, तो इन सब का परीक्षण अस्पताल में पहले विशेषज्ञों के परामर्श हेतु अस्पताल भेजने की व्यवस्था करना चाहिए। तो परीक्षण टेस्ट, इसमें जो है टेस्ट होना चाहिए। परीक्षण जन्म पूर्व संरक्षण के दौरान निम्नलिखित परीक्षण करवाने चाहिए। यदि अरक्तता, आरएच कारक या आरएच फैक्टर आप बोलेंगे सब चलेगा, बात एक ही है। आरएच बहुत ये भूमिका निभाता है, आरएच फैक्टर, इससे बहुत समस्याएं आती हैं।
माता पिता में RH फैक्टर देखे जाते हैं, उनमें बच्चे जो है जन्म नहीं ले पाते हैं, उनके बच्चे जन्म लेने में कठिनाई होती है, जन्म लेते ही बच्चे मृत्यु हो जाते हैं, बच्चे बचते नहीं हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे हम, यदि अरक्तता RH कारक, इसी को RH फैक्टर कहते हैं और यही RH कारक है, दोनों एक ही, RH कारक या बोले या RH फैक्टर बोले। असंयोजिता, कुपोषण, आतशक, गर्भ हेतुक विषाक्तता, इसके कारण समस्याएं बहुत होती हैं। असंयोजकता रहेगा, कुपोषण देखा जाएगा, आतशक मतलब बहुत सारी समस्याएं इसमें आएंगी, गर्भ हेतु विषाक्तता, गर्भावस्था में विषाक्तता जो होती है, BP बढ़ना, BP लो, क्या कहते हैं, और समस्याएं, शुगर का बढ़ना घटना, बहुत सारी, और उल्टी होना, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इसी कहते हैं विषाक्तता। आदि की कोई समस्या सामने आ जाए तो यथाशीघ्र चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे, उपद्रव की संभावना होने पर महिला के प्रसव का प्रबंध किसी अस्पताल में करवाना चाहिए। मतलब अगर उपद्रव दिखाई दे, उपद्रव की संभावना होने पर, ये जन्म पूर्व संरक्षण की बात हो रही है, जब बच्चा जन्म लेने वाला हो, टेस्ट, ये परीक्षण करवाना है। और कब? जन्म पूर्व, मतलब जन्म पूर्व संरक्षण, अगर बच्चे का जन्म नहीं हुआ है उसके पहले जो आपको संरक्षण करना है, देखभाल करना है, वो इन सब उस पे करना है कि बच्चा RH फैक्टर वाली समस्या तो नहीं है, ये सारी समस्या तो नहीं है, माँ के अंदर बच्चा गर्भ में है तो ऐसी कोई समस्या तो नहीं देखने को मिल रही है। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को टेटनस टॉक्साइड के इंजेक्शन समय पर लगवाते रहना चाहिए। उपद्रव की संभावना होने पर महिला के प्रसव का प्रबंध किसी अस्पताल में करवाना चाहिए। अगर ऐसी समस्या हो तो आप अपने घर पे मत रोकिए, रिस्क मत लीजिए, ये आप मान के चलिए कि मुझे अस्पताल में ही करवाना है। तीसरे नंबर पे, प्रत्येक गर्भवती का, अच्छा ये हो गया, टॉक्साइड का टीका लगनी चाहिए, क्योंकि ये कई बार लगते हैं, एक शुरुआत में लग जाता है, 5वें महीने लगते हैं, फिर लास्ट टाइम पे भी अगर कोई समस्या हो तो। बाकी चौथे नंबर की बात करें, केंद्र में रजिस्ट्रेशन के बाद महिला के रक्त संबंधी सभी परीक्षण करवाए जाते हैं, जैसे TLC, DLC, ABO ग्रुपिंग, RH फैक्टर, STS, एक्सरे, वक्ष दांतों का परीक्षण, वक्ष का, दांतों का, इन सब का परीक्षण करा जाता है। महिला की सारी जांच होती है, क्योंकि जो बच्चे का जन्म होना है, कहीं से स्थिति, यही स्थिति बताती है कि बच्चे का नॉर्मल हो जाएगा, यही स्थिति बताती है कि बच्चे का जो जन्म वो है सब कुछ नॉर्मल है। अगर ये सब में सुधार है, सब कुछ ठीक है, तो बच्चा जो है नॉर्मल हो जाएगा, नहीं तो ये ऑपरेशन की स्थिति बन जाती है। इसीलिए सारे जांचें आवश्यक होते हैं। ये तो हमारा था प्रसव जो परीक्षण था, परीक्षण में हम देख लिए कि इतने हमारे पॉइंट आ रहे हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे जो पॉइंट आ रहा है इसकी भी बात कर लेते हैं। 5वें नंबर पे जो पॉइंट आ रहा है इसकी भी बात कर ले रहे हैं। 5वें नंबर पे कौन सा पॉइंट आ रहा है? HB एल्ब्यूमिन, रक्त शर्करा, रक्तदाब और भार यथासंभव ज्ञात करने रहने चाहिए। मतलब जो हमारे HB और रक्त शर्करा, ब्लड में ग्लूकोज का स्तर, रक्तदाब BP और भार यथासंभव ज्ञात करते रहना चाहिए, क्योंकि भार में अगर कमी आई तो भी समस्या, अधिकता हुई तो भी समस्या। तो जितना भार होना चाहिए वही सामान्य भार सही रहता है। ये 7वें नंबर पे, 6ठे नंबर की बात करें, गर्भावस्था में होने वाली बीमारियों की चिकित्सा यथाशीघ्र करवानी चाहिए। अगर गर्भावस्था के टाइम पे कोई बीमारी है तो उसकी भी चिकित्सा तुरंत उसका समाधान होना चाहिए। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को कई कार्ड देना चाहिए जिसमें उसका पूर्ण परीक्षण विवरण अंकित हो, जिससे प्रसवकालीन तथा प्रसवोत्तर संरक्षण में सहायता मिल सके। ये वही होता है जो गांव में आशा और एनम जाती हैं और माताओं के गर्भ में जब बच्चे होते हैं, आते हैं, तभी से लेकर और लास्ट तक, जन्म लेने के टाइम तक सारा ब्यौरा उनके कार्ड में लिखा होता है। वो अगर आशा आंगनबाड़ी के आशा और
एनएम के माध्यम से हो रहा है तो कार्ड उनका बनता है गांव में, और वो जांच उनका स्वास्थ्य केंद्र पे होगा। और अगर कोई जाके अपने निजी अपने से ही अस्पताल में करवाता है कोई, तो वो भी जो है वहाँ भी एक कार्ड बन जाता है, वहाँ पे उसका विवरण रखा जाता है। और ये इस कार्ड में भी उसका विवरण पूरा रहेगा कि ये कब इसका परीक्षण हुआ है, कौन सी जांच हुई है, कौन सा टीका लगा है, ये सारा विवरण उसमें रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे प्रसवकालीन संरक्षण। ये तो हमारा जो था, ये हम प्रसव जन्म पूर्व संरक्षण के दौरान की बात कर रहे थे। यहाँ इसकी निम्नलिखित बातें थी, आप क्लियर कर लीजिए, आप में कोई समस्या, समझने में कोई समस्या आपको ना हो। ये परीक्षण में हम देख लिए जन्म पूर्व संरक्षण के दौरान, जन्म पूर्व संरक्षण था। कौन सा संरक्षण था? जन्म पूर्व संरक्षण पहला। दूसरा जो हमारा है प्रसवकालीन संरक्षण है। अब यहाँ पे प्रसवकालीन संरक्षण, प्रसव के टाइम का, प्रसव होने के टाइम का संरक्षण, वो जन्म पूर्व संरक्षण था, ये प्रसवकालीन संरक्षण है। यहाँ पे बात करेंगे नंबर 2 पॉइंट पे, प्रसवकालीन संरक्षण में इस प्रकार के संरक्षण से निम्नलिखित लाभ होते हैं। कौन कौन से? माता एवं नवजात शिशु को प्रसव के समय कम से कम क्षति पहुँचे, क्योंकि प्रसव के टाइम पे माँ और बच्चे दोनों को क्षति ना हो। दूसरे नंबर पे, प्रसव के तत्काल बाद नवजात शिशु की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। नंबर 3, पूर्ण पूतिता, इसको कहते हैं पूर्ण पूतिता, मतलब जो पूर्ण टाइम पे जन्म देने वाली माता होती हैं उसको पूतिता बोलते हैं, की अवस्था में सामान्य प्रसव कराना। पूर्ण पूतिता की स्थिति में सामान्य प्रसव कराना मतलब पूर्ण बच्चे के जन्म लेने के टाइम पर ही सामान्य प्रसव होना चाहिए प्रसवकालीन संरक्षण में। यह प्रसवकालीन संरक्षण गृह अथवा किसी अस्पताल में प्रदान किया जाता है। लगभग 80% केसों में प्रसव की सुविधा नर्सों तथा दाइयों द्वारा घरों पे ही दी जाती है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जिन केसों में उपद्रवों की संभावना हो, उन्हें अस्पताल भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ ये है, उपद्रव की अगर हम बात करें, जिन केसों में उपद्रवों की संभावना हो, जैसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो एमनियोटिक द्रव भरा होता है, यहाँ उपद्रव संबंधित वही है जो एमनियोटिक द्रव होता है प्रसव के टाइम पे। ये किसी महिलाओं में, अभी हम उसमें भी देख रहे थे, प्रसव पूर्व संरक्षण में भी देख रहे थे, ये अगर जिन महिलाओं को थोड़ा थोड़ा करके अगर स्थिति बनी रहती है बच्चे के मतलब गर्भ में रहने के पर बिना टाइम होने पर ही अगर ये उपद्रव आता रहता है तो उसका भी जांच परीक्षण जरूरी होता है। ये तो हम पहले देख चुके हैं। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि प्रसवकालीन संरक्षण में देख रहे हैं कि अगर यहाँ भी ग्रामीण जिन केसों में, मतलब जो केस, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें ये उपद्रव की स्थिति, एमनियोटिक द्रव जो है, वो जो झिल्लियाँ होती हैं वो झिल्लियाँ फट जाती हैं और उपद्रव बाहर आ जाते हैं। उपद्रव जब बाहर आ जाते हैं तो उन बच्चों को नॉर्मल जन्म, उन माताओं को नॉर्मल रूप से बच्चों को जन्म देने में समस्या होती है। इसीलिए यह कहा गया है कि उपद्रवों की समस्या में उन्हें अस्पताल भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बन जाए, एमनियोटिक द्रव जो झिल्लियाँ होती हैं वो अगर फट गई, एमनियोटिक द्रव बाहर आ गया जिसमें बच्चा तैरता रहता है, अगर ये बाहर आ रहा है और बाहर निकल जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी कराने में या घर में दाइयों के द्वारा कराने में समस्या आ सकती है। इसीलिए अस्पताल व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पे भले डॉक्टर अपना ज्ञान लगा के किसी तरह नॉर्मल करवा दें, पर समस्या आने की भय रहती है, इसीलिए अस्पताल, ऐसे केसों को अस्पताल भेज देना चाहिए। उसके बाद प्रसव के समय नवजात शिशु की देखभाल में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती हैं। प्रसव का जो टाइम होता है उस टाइम पे नवजात शिशु की जो है देखभाल करने में निम्नलिखित बातें ध्यान देनी होती हैं, क्योंकि जो नवजात शिशु होते हैं प्रसव के टाइम पे उनकी प्रसव होते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। शिशु की आँखों की स्वच्छता, बच्चों की प्रसव होने के बाद बच्चों की आँखों की स्वच्छता मतलब साफ करना चाहिए। आँखों में कोई गंदगी कचरा ना जाए, नहीं बच्चों की आँख से पानी निकलता रहता है, पानी और समस्याएं देखने को बाद में भी आँखों में मिलती है।
शिशु की त्वचा के प्रति सावधानी, बच्चों के त्वचा के प्रति सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि त्वचा बहुत संवेदनशील होता है बच्चों का। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर नवजात शिशु को पुनर्जीवन प्रदान करना, मतलब अगर ऐसी स्थिति देखा गया कि बच्चे की स्थिति सही नहीं है तो बच्चों को जो है पुनर्जीवन प्रदान करना। ये प्रसव के टाइम की सावधानियां हैं। नवजात शिशुओं की देखभाल में निम्नलिखित बातें ध्यान में सम्मिलित है, तो इन बातों का ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद चौथे पॉइंट पे पूतिता को रोकने हेतु रज्जू की देखभाल। पूतिता जिसे सेप्सिस कहते हैं, सेप्सिस को रोकने हेतु रज्जू कार्ड की देखभाल, मतलब जो महिला होती हैं पूतिता, उनको उनकी स्थिति को देखने के लिए कि क्या स्थिति है, उनकी देखभाल। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे प्रसवोत्तर संरक्षण। प्रसवोत्तर संरक्षण मतलब प्रसव के बाद, अब तो ये प्रसव के टाइम का संरक्षण था, अब ये प्रसव के बाद का संरक्षण है। कैसे यहाँ किया जाएगा प्रसव के बाद का संरक्षण? प्रसव के बाद जो संरक्षण करना है वो माता के स्वास्थ्य की देखभाल करनी है। इसके अंतर्गत भी निम्नलिखित बातें आ रही हैं, माता की देखभाल। और ये देखो यहाँ पे दिया गया है, माता को कम से कम 6 सप्ताह हेतु आराम की व्यवस्था करनी चाहिए। 18 मास तक अपने शिशु को स्तनपान कराने के महत्व के विषय में माता को पूर्ण रूप से अवगत करना चाहिए। इसके अलावा परिवार नियोजन और शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा भी माता को प्रदान करनी चाहिए। मतलब माता के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए माता को भी बहुत सारी शिक्षा देनी चाहिए और परिवार नियोजन के बारे में बताना चाहिए। दूसरे बालक के बाद बंधीकरण के महत्व को समझाना माता हेतु बहुत आवश्यक है। प्रसवोत्तर द्वितीय रक्तस्राव, प्रसूतिका संक्रमण और घनाशास्त्री सिरा शोध से प्रसूता की रक्षा करनी चाहिए। कहने का मतलब ये समस्या बढ़ जाती है ना महिलाओं की, रक्तस्राव, प्रसूतिका संक्रमण और घनास्त्री सिरा शोध से प्रसूता की रक्षा करनी चाहिए। एक समस्या है ये, घना सिरा शोध एक समस्या है, घनास्त्री शोध समस्या है। नवजात से प्रसूति की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, ये तो प्रसवोत्तर संरक्षण के में माता के स्वास्थ्य की देखभाल, नवजात शिशु की देखभाल दोनों आएगा क्योंकि बच्चा जन्म ले चुका होता है। तो नवजात शिशु की क्या देखभाल करनी है, थोड़ा सा इसकी भी बात कर ले रहे हैं। इसमें इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं। कौन सी? पहला, त्वचा की सफाई का ध्यान रखना चाहिए और तेल पाउडर आदि नहीं लगाने चाहिए। अब यहाँ पे तो यही कह रहा है, कुछ डॉक्टर भी मना करते हैं और कुछ लोग लगाते हैं, मानते नहीं हैं। शिशु का अब यहाँ पे हमारे बुक में जो है, अगर क्वेश्चन बना तो हम लोग यही, जन्म के बाद बच्चों के त्वचा पे तुरंत नहीं लगाना चाहिए कुछ। यहाँ पे देखो, केयर ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड की बात की गई, जो नवजात बच्चे होते हैं, मतलब 2-4 दिन, हफ्ते भर, उनका जो है बहुत ज़्यादा उनको ये सब नहीं लगाना चाहिए। त्वचा की सफाई करनी चाहिए और ये सारी चीज़ें, तेल पाउडर आदि नहीं लगानी चाहिए। शिशु का जन्म के समय भार लेना चाहिए, मतलब ये देखो जन्म के समय भार की बात अगर हो रही है तो ये समझ लीजिए कि ये 24 घंटे की बात है। 24 घंटे ये सब नहीं लगाना है आपको। बच्चा जब 2-3 दिन का हो जाए, 1-2 दिन का, तब उसके बाद आप जो लगाना हो उसके बाद लगाइए, 2-3 दिन के बाद। तो शिशु का जन्म के समय भार लेना है, त्वचा की सफाई करनी है, कुछ लगाना नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर पुनर्जीवन, मतलब अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़ी तो उसको पुनर्जीवन देना है, क्योंकि पुनर्जीवन, अगर उसको समस्या हो रही है तो जीवित रखने के लिए उपाय करना है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं। ये हमारा नवजात शिशु की देखभाल में आ रहा है। चौथे पॉइंट पे हम बात करेंगे, शिशु की नाभि रज्जु को सावधानी पूर्वक काटना था बांधना। शिशु की नाभि रज्जु को सावधानी पूर्वक काटा था बांधना। उसके बाद 5वां पॉइंट, आंखों की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। नेत्रों में से लगातार जल स्रावित हो तो अश्रु ग्रंथि
का अवरोध निदान करके नेत्र रोग विशेषज्ञ के परामर्श लेना चाहिए। अगर किसी बच्चे को ऐसी समस्या हो, अगर जल आ रहा हो, लगातार आंखों से जल आ रहा हो, जल का स्राव हो रहा हो, तो ये किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। 6 नंबर पे शिशु तथा बालक की देखभाल। 5 वर्ष की आयु से कम आयु के शिशुओं की क्लिनिकों में 5 वर्ष की आयु तक बालकों को प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवा केंद्र की देख रेख में रखना चाहिए। इसके पश्चात वह स्कूल जाने लगता है। जो 5 वर्ष के बच्चों के लिए क्लिनिक खोले जाते हैं 0 से 5 वर्ष तक के, उसमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। बच्चों के डॉक्टर होते हैं, बच्चों के लिए वो स्पेशली होते ही हैं। उसके बाद 7वें नंबर की बात करें, जन्मजात विकृति को देखना चाहिए और उसी के अनुरूप उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। जो बच्चे के जन्मजात विकृति है, जो जन्म के समय से समस्याएं उसके साथ हो, उसको देखना और उसका समाधान करना, उसके साथ उसी तरह व्यवहार करना चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम अच्छे परिणामों के उद्देश्य से इसको प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं MCH के साथ मिला दिया गया है। यहाँ पे प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं को MCH के साथ मिला दिया गया है। इसके समय परिवार नियोजन के लाभों से पति पत्नी को अवगत कराकर उन्हें परिवार नियोजन हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये था हमारा प्रसूति संरक्षण में दूसरा पॉइंट, नवजात शिशु की देखभाल के अंतर्गत आ रहा था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे 0 से 5 वर्ष के बालकों के लिए क्लिनिक खोलना। ये जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 5 वर्ष के, उनके लिए क्लिनिक खोलने की बात हो रही है। प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत कार्य करने वाली 5 वर्ष की आयु के क्लिनिकों के महत्व को इस बात से भी समझा जाता है कि 0 से 5 वर्ष की आयु के बालक हमारे देश की संपूर्ण जनसंख्या के 17% हैं और 28% बालक 5 वर्ष की आयु से कम में ही मृत्यु के गाल में समा जाते हैं या मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं, हम कह दें यहाँ। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो कुपोषण के शिकार, बहुत सारे कारण होते हैं। अगर उनके लिए 0 से 5 वर्ष का क्लिनिक नहीं खोला जाता, ना चलता, तो ये व्यवस्था ना होती, व्यवस्था ना की जाए, तो ये बच्चे जो मृत्यु दर इतनी ज़्यादा, बाल मृत्यु दर इतनी ज़्यादा जो होती है, वो बचे ही ना, मतलब सारे बच्चों की मृत्यु दर ही हो जाए, सब मर ही जाए, सारे बच्चे मर ही जाएं, तो समस्याएं उत्पन्न होगी। कहने का मतलब इन्हीं बच्चों के लिए, बच्चों को बचाने के लिए ये 0 से 5 वर्ष के बालकों के लिए क्लिनिक खोला गया है। तो यहाँ पे 0 से 5 वर्ष की आयु के बालक हमारे देश में, देश की संपूर्ण जनसंख्या के लिए तो हम कर चुके हैं। ये हम पहुँचे थे कहाँ, यहाँ मृत्यु के गाल में समा जाए, कम से कम ही मृत्यु के गाल में समा जाए। 5 वर्ष की आयु से कम, मतलब जो 5 वर्ष के जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके साथ कोई जो है किसी चीज़ का प्रकोप होना कम हो जाता है। 5 वर्ष के पहले प्रकोप ज़्यादा रहता है। ये तो जन्म से ही रहते हैं, कुछ तो बच्चे ऐसे रहते हैं जो जन्म से ही रहते हैं। उसके बाद जन्म के बाद भी अगर इनका संरक्षण नहीं किया जाता है, इनकी देखभाल नहीं की जाती है, तब ये मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं, मृत्यु के गाल में समा जाते हैं। तो इसीलिए बाल मृत्यु दर बहुत देखी जाती है। बाल मृत्यु दर 5 वर्ष के पहले को माना जाता है। जन्म से 5 वर्ष के बच्चे जो मृत्यु होते हैं उन्हें बाल मृत्यु, ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि बाल मृत्यु दर कहते हैं जन्म से 5 वर्ष के बच्चे, जन्म से 7 वर्ष बच्चे, जन्म से 10 वर्ष के बच्चे, जन्म से 1 साल के बच्चे, कई तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे जो है जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चे, बाल मृत्यु दर होने की संभावना रहती है। तो 0 से 5 वर्ष की आयु के बालकों का वर्ग एक ऐसा वर्ग है जब वे सर्वाधिक रोग के शिकार बनते हैं। 1978 में लगभग 12 करोड़ बच्चे पैदा हुए थे, जिनमें 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पूर्व ही 1 करोड़ 20 लाख बच्चे मौत का शिकार हो गए थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 वर्ष की आयु तक पहुँचे, अगर ये भी आपको ये भी ऑप्शन मिल सकता है कि 1 वर्ष की आयु तक पहुँचने, मतलब 1 वर्ष की आयु होते होते मृत्यु दर देखी जाती है। अगर वो जन्म लिए और 1 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते वो मृत्यु दर ज़्यादा देखी जाती है, 1 वर्ष। अब यहाँ पे बात करेंगे
इस आयु वर्ग के बालकों में निम्नलिखित स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिकांशतः देखने में आती है। देखो, ऐसे बच्चे जो 0 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं और जिसमें जन्म लेने से 1 वर्ष तक ही समस्या बढ़ जाती है। जन्म लेने से 1 वर्ष तक होते होते ही समस्या उनके पास बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इस आयु वर्ग के बालकों में निम्नलिखित स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखी जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है? उनकी मृत्यु का कारण क्या होता है? कुपोषण होता है। क्या होता है? कुपोषण। दूसरा, संक्रामक रोग जैसे क्षय, काली खांसी, आंत्र कृमि आदि। यहाँ पे संक्रामक रोग में जैसे क्षय, काली खांसी संक्रामक रोग है। क्षय, काली खांसी, क्षय मतलब टीबी रोग, काली खांसी, आंत्र कृमि आदि। अतिसार और निर्जलीकरण, बच्चों में जल की कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा अतिसार आता है उनको। उसके बाद श्वसन तंत्र के संक्रमण, ये सारी समस्याएं बच्चों में श्वसन तंत्र के संक्रमण, काली खांसी उत्पन्न होती है। उसके बाद श्वसन तंत्र के संक्रमण, वही मतलब जो डिप्थीरिया वगैरह हो जाता है, कहने का मतलब श्वसन तंत्र के संक्रमण होते हैं। सांस लेने में समस्या उनको होती है, जकड़न हो जाती है, ये सब होता है। देश में निर्धनता, अच्छा ये श्वसन तंत्र के संक्रमण इतने तो होते हैं जो कारण होते हैं बाल मृत्यु के। देश में निर्धनता, अशिक्षा तथा रहने के स्थानों में बहुत अधिक गंदगी पाई जाती है, जिससे बालकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि होती है। 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की देखभाल के क्लिनिकों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। जो 5 वर्ष के बच्चे बहुत ज़्यादा मृत होते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए ये क्लिनिक जो खोले गए हैं, वो उनके उद्देश्य निम्न है। कौन कौन से उद्देश्य हैं, यहाँ बात करेंगे उद्देश्य की भी बात कर लेते हैं। पहला क्या है? अधिक से अधिक बालकों में रोग निरोधक सेवा उपलब्ध कराना तथा उसके रोगग्रस्त होने पर शीघ्र चिकित्सा की व्यवस्था करना। सभी बालकों को समय पर टीके लगाना। बालकों के स्वास्थ्य की परीक्षा एक निश्चित अंतराल पर करते रहना चाहिए। बाल्यावस्था में पाई जाने वाली विकृति का पता लगाना, मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म के टाइम पे ही या उस टाइम पे जन्म से लेके उस साल 2 साल में कोई विकृति आ गई या जन्म के टाइम पे ही विकृति है, तो वो क्यों है, कैसे ठीक होगा, इसका पता लगाना और समाधान करना। बालकों के स्वास्थ्य के परीक्षण करवाते रहना कुछ अंतराल पे। सभी बालकों को समय पर टीके लगवाना, सारे टीके लगना चाहिए। अधिक से अधिक बालकों में रोग निरोध से उपलब्ध कराना। रोग निरोधक जो होती है समस्या, रोग की समस्या जो होती है उसे उपलब्ध कराना तथा उनके रोगग्रस्त होने पर शीघ्र चिकित्सा की व्यवस्था करना। अगर रोग कोई हो गई, समस्या कोई हो गई, तो तुरंत डॉक्टर से वही जो क्लिनिक है बच्चों का, वहाँ पे इसका परामर्श होना चाहिए। उसके बाद इसमें कुछ बात और भी है, थोड़ा सा हम देख ले रहे हैं सरसरी नज़र से। ये 5वां पॉइंट है, पोषण प्रोग्राम को कार्यान्वित करना। पोषण प्रोग्राम चला ना, सरकार के द्वारा चलाया गया हमारे यहाँ। अब जो है बहुत कम कुपोषण की समस्या हो रही, कुपोषण को ही दूर किया, क्या कहते हैं, हमारे बाल संरक्षण के लिए ही सब किया गया है। तो प्रसव पूर्व संरक्षण और क्या कहते हैं, अभी जो हम बात कर रहे थे, इसी बात हो रही थी, बालकों के 0 से 5 वर्ष के बालकों के लिए क्लिनिक, नवजात शिशुओं की देखभाल, सब ये सरकार के द्वारा ही सब चलाया गया है। तो यहाँ पे पोषण प्रोग्राम कार्यान्वित करना 5वें नंबर पे जो किसका है, ये जो क्लिनिक, पोषण प्रोग्राम कार्यान्वित करना। उपयुक्त में से पोषण और रोग क्षमीकरण प्रोग्राम अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रोग्राम होते हैं और इन पर विशेष रूप से जोर देना चाहिए। मतलब रोगों का क्षमीकरण मतलब रोग को रोकने का प्रोग्राम, कि रोगों को कैसे रोका जा सकता है, इसका प्रोग्राम बहुत, इन पे विशेष जोर देना चाहिए। पोषण की बात कर लेते हैं 4थे नंबर पे। पोषण जो हमारे इनकी देखभाल हो रही है, प्रसवोत्तर संरक्षण में जो देखभाल हो रही है, माता के स्वास्थ्य की देखभाल, नवजात शिशुओं की देखभाल, प्रसवोत्तर संरक्षण में जो देखभाल हो रही है, प्रसवकालीन संरक्षण और यहाँ पे हम बात करें प्रसवकालीन संरक्षण, प्रसवोत्तर संरक्षण। उसके बाद प्रसवोत्तर संरक्षण के अंतर्गत ये सारा आ गया, प्रसवोत्तर संरक्षण के अंतर्गत ये सारा आ गया, माता की स्वास्थ्य की देखभाल। उसके बाद हम आ गए हैं 4थे पॉइंट पे। हमारा 4था पॉइंट पोषण है। 4था पॉइंट पोषण है और ये किसका है,
प्रसवोत्तर संरक्षण का चौथा पॉइंट है ये। प्रसवोत्तर संरक्षण का चौथा पॉइंट है ये। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पोषण की। पोषण है ये, और आप इसको, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा अपने अनुसार। आप इसको पॉज करके अपने अनुसार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चौथे नंबर का तो ये हमारा है न्यूट्रिशन। उसके बाद 5वें नंबर भी ये आप देख लीजिए, एक और है। ये देखिए, यहाँ पे ये बातें इंपॉर्टेंट दी गई है। स्तनपान से शिशु और माता के मध्य समीपता का संबंध स्थापित होता है। माँ जो पोषण देती है बच्चों को, अपने बच्चे के लिए जो पोषण का काम करती है, वो क्या क्या प्रभाव उसके होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, मैं ऐसे दिखा दे रही हूँ। स्तन दुग्ध में अनेक एंटीबॉडीज होते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। स्तन दुग्ध में अनेक एंटीबॉडीज होते हैं, ऐसे ऐसे, क्योंकि ये पोषण से संबंधित है। तो पोषण माँ के द्वारा जो बच्चों को मिल रहा है, उसमें क्या विशेषता है, क्या उससे निदान होगा, उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे जो माँ स्तनपान दूसरे वर्ष तक जारी रखा जा सकता है, परंतु 4 से 6 माह की आयु शिशु को अन्य ठोस पदार्थ भी देने प्रारंभ कर देते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि शिशु को कितने माह बाद ठोस पदार्थ दिया जाता है। तो 6 माह की आयु से शिशु को अन्य ठोस खाद्य पदार्थ भी देने प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक लास्ट का पॉइंट बात करेंगे। ये 5वां नंबर का भी, 6ठे नंबर का एक पॉइंट और भी है, जो प्रसव के बाद प्रसवोत्तर बाद संरक्षण है, वो रोग क्षमीकरण भी आ रहा है 5वें पॉइंट में। रोग क्षमीकरण, बालक रोगों का आसानी से शिकार बन जाते हैं। काली खांसी, डिप्थीरिया, टेटनस, खसरा, पोलियो और क्षय आदि संक्रामक रोगों अक्सर बालकों में उत्पन्न होते हैं। ऐसे अनुमान है कि प्रतिवर्ष 1 करोड़ बालक विशेषकर विकासशील देशों में इन रोगों के कारण मृत्यु के शिकार बन जाते हैं। लगभग इतनी ही संख्या में बालक इनके कारण अपाहिज बन जाते हैं। मतलब रोग से मृत्यु भी हो जाती है, कुछ बालक अपाहिज भी हो जाते हैं, जैसे पोलियो के शिकार हो जाते हैं, जैसे बहरेपन वाली स्थिति बन जाती है, बहुत सारी समस्याएं देखी जाती है। उसके बाद छठा पॉइंट इसमें जो है परिवार कल्याण, ये छठा पॉइंट उसके अंतर्गत आ रहा है। पहले आप इसको देख लीजिए। रोग क्षमीकरण के माध्यम से सरकारें शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए निरंतर स्वास्थ्य कार्यक्रम जारी रखी हुई है। परिवार कल्याण सेवाएं, छठे पॉइंट में आ रहा है परिवार कल्याण सेवाएं, और जिसके अंतर्गत मातृ बाल कल्याण सेवाओं की सरकारी व्यवस्था आ रही है। तो यहाँ से हम देखेंगे परिवार कल्याण सेवाएं या मातृ बाल कल्याण सेवाओं की सरकारी व्यवस्था देखेंगे। यहाँ पे ये छठे पॉइंट के अंतर्गत सब आ रहा है। या बात कर लें परिवार कल्याण सेवाएं, मतलब परिवार के कल्याण के लिए सेवाएं जो होती हैं, परिवार के कल्याण के लिए जो सेवाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? मातृ बाल कल्याण सेवाओं की सरकारी व्यवस्था। और यहाँ जो ये इसकी बात की गई है, थोड़ा सा एक बार हम आपको डिटेल दिखा दें। यहाँ से आगे हम दूसरी क्लास में देखेंगे, दूसरी वीडियो यहाँ से बने, हमारी दूसरी क्लास लगेगी यहाँ से, इसको आपको हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे जो बात की गई है शिशु जन्मोत्तर के लिए प्रमुख उद्देश्य, इसको हम रीड करवा चुके हैं। शिशु जन्मोत्तर के लिए प्रमुख उद्देश्य क्या क्या था, उसके बाद जो परीक्षण थे वो क्या थे, ये हम रीड सब कर चुके हैं। परीक्षण जो थे वो कौन कौन से परीक्षण थे ये हम आपको दिखा दिए हैं। उसके परीक्षण में जो था ये जन्म पूर्व संरक्षण, परीक्षण में जन्म पूर्व संरक्षण, जो परीक्षण होता था वो जन्म पूर्व संरक्षण के लिए किया जाता था, और क्या क्या देखा जाता था ये इसके अंतर्गत है। उसके बाद दूसरे पेज में जो हम आप बताएं रीड कराए हैं, यहाँ तक 5वां 6ठा नंबर ये सब चला। उसके बाद दूसरा प्रसवकालीन संरक्षण, नंबर 1 हमारा वही है, नंबर 1 हमारा वही है जो हम दिखाएं आपको ही। नंबर 2 प्रसवकालीन संरक्षण, प्रसवकालीन संरक्षण के बाद नंबर 3 हमारा, ये हम आपको सब रीड करा दिए हैं, हम आपकी कन्फ्यूजन दूर कर रहे हैं जिससे आप कन्फ्यूज ना हो। नंबर 3 प्रसवोत्तर संरक्षण, प्रसव के टाइम का संरक्षण, प्रसव के बाद का संरक्षण, मतलब बच्चे जन्म लेने के बाद जो संरक्षण दिया जाता है।
तो उसमें माता के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। प्रसव होने के बाद माता के स्वास्थ्य की देखभाल अलग, नवजात शिशु की देखभाल अलग। उसके बाद इसी में आ रहा है ये हमारा प्रसूतर संरक्षण नंबर 3 था। फिर जो हमारा प्रसूतर संरक्षण के अंतर्गत माता के स्वास्थ्य की देखभाल, नवजात शिशु की देखभाल, उसके बाद हमारा आया तीसरे पॉइंट में, इसी में आया तीसरे पॉइंट में 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए क्लिनिक खोलना। तो ये हम सब देख चुके हैं। उसके बाद फिर इसी में हमारा आ गया पोषण। इसी में क्या आया हमारा? पोषण। और पोषण के बाद परिवार कल्याण सेवाएं। चौथे नंबर पोषण, चौथे नंबर पे पोषण। पांचवें नंबर पे रोग क्षमीकरण। पांचवें नंबर पे क्या था? रोग क्षमीकरण था। ये आप देख चुके हैं, रोग का क्षमीकरण कैसे करना है, कि रोगों की समस्या। फिर उसके बाद परिवार कल्याण सेवाएं, ये छठे नंबर पे परिवार कल्याण सेवाएं। और परिवार कल्याण सेवाओं के बारे में जो बताया गया है वो मातृ बाल कल्याण सेवाओं की सरकारी। तो यहाँ पे हमारा परिवार कल्याण सेवाएं जो है यहीं पे समाप्त हो जाता है। जो शिशु के जन्म के बाद माँ और बच्चों के लिए जो किया गया है, लास्ट में छठा पॉइंट परिवार कल्याण सेवा है। परिवार कल्याण सेवा के लिए तो ये सब मातृ बाल कल्याण सेवा की सरकारी व्यवस्था। मातृ बाल कल्याण मतलब माता और बच्चों के लिए परिवार कल्याण की सेवा परिवार कल्याण सेवा में माता और बच्चों की कल्याण सेवा की सरकारी व्यवस्था, जो सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई, यहाँ पे इसकी बात की जाएगी। ये हमारा अलग का टॉपिक होगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो अलग ही बनेंगे। और ये आपसे अगर पूछा गया, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बना कि जो शिशु जन्मोत्तर के लिए प्रमुख उद्देश्य होते हैं, या हम बात करें परीक्षण कौन कौन से होते हैं। एक परीक्षण, एक टेस्ट आपका जन्म पूर्व होता है। परीक्षण में जन्म पूर्व संरक्षण देखा जाता है, जन्म पूर्व संरक्षण किया जाता है। जो परीक्षण किया जाता है जन्म पूर्व परीक्षण की संरक्षण किया जाता है। उसके बाद प्रसव के टाइम संरक्षण किया जाता है, प्रसवकालीन संरक्षण और प्रसवोत्तर संरक्षण। 3 तरह के संरक्षण किए जाते हैं। ये हमारे 3 संरक्षण के बारे में हम देख चुके हैं। और इसी प्रसवोत्तर संरक्षण के अंतर्गत सारी बातें आ रही है, कंफ्यूज ना होना आप। ये आपका क्या है? ये आपका परीक्षण है। एक तो जन्म पूर्व, एक जन्म के टाइम, एक जन्म के बाद। 3 तरह के संरक्षण दिए जाते हैं। किसके द्वारा? टेस्ट के द्वारा, परीक्षण के द्वारा। जब परीक्षण किए जाते हैं उसी तरह से संरक्षण दिए जाते हैं, उसी तरह से सेवा दी जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसके आगे दूसरी क्लास, यहीं से दूसरी क्लास हम करेंगे। यहीं से हमारी दूसरी क्लास चलेगी, मातृ बाल कल्याण सेवाओं की सरकारी व्यवस्था। यहीं से दूसरी क्लास चलेगी। तो ये वीडियो तो लंबी हो गई फ्रेंड्स, पर आप इसको देखेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। आपके आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।